हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजीएस केमिस्ट्री बाय सुनील सर। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का जो पहला चैप्टर है क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसी पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक यूनिवर्स का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री वो पढ़ेंगे। दूसरा इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, 4-5 लॉ हैं, छोटे छोटे हैं, उनको समझना है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जो भी पढ़ना है वो थोड़ा अपनी जानकारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको फर्दर केमिस्ट्री पढ़नी है आगे अच्छे से। आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो छोटी छोटी बातें हैं, किसने क्या खोजा, किसने क्या किया, क्या किसने डिस्कवर किया, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हटा देते हैं। सीधे आते हैं कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। वैसे तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री की बेसिस पे बात करें, केमिस्ट्री के बेसिस पे केमिस्ट्री कहती है कि जो यूनिवर्स है उसमें दो ही चीज़ें मौजूद हैं, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। एनर्जी के बारे में आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी ऐसी शक्ति को जिसके द्वारा हम कोई काम कर सकते हैं उसी को एनर्जी बोलते हैं। मतलब वो एलिमेंट, वो ऐसा शक्ति, वो ऐसी पावर जिसके बेसिस पे हम कोई क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी को केवल फील किया जा सकता है, एनर्जी को केवल फील किया जा सकता है, और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्टेड होती रहती है। कभी भी एनर्जी ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। मतलब आप एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जब कन्वर्ट होती है तो थोड़ी बहुत एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है, लेकिन वो भी किसी दूसरे फॉर्म में लॉस होती है, वो भी एनर्जी के फॉर्म में ही लॉस होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि जितना अमाउंट एनर्जी का है एक फॉर्म में, कंप्लीटली अगर उसको आपको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करते हैं तो थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है। एनर्जी के बारे में फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम के अनुसार एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये फर्स्ट लॉ है। थर्मोडायनेमिक्स का कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है कि एनर्जी तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आगे पढ़ेंगे इसको, थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में जो पढ़ना है हम लोगों को, एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मोटी मोटी बात आप ये जान लो कि एनर्जी क्या है, कोई ऐसा एलिमेंट जिसके द्वारा हम किसी काम को क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एनर्जी के बारे में क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आते हैं यूनिवर्स का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है मैटर। मैटर के बारे में ये कहा गया कि एनर्जी के बाद यूनिवर्स में जो भी कुछ बच जाए, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दो चीज़ें कॉमन हैं। मैटर के बारे में दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि मैटर में क्या होता है बेटा, मास होता है, ठीक, और मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये दो चीज़ें आपको पहले जाननी जरूरी है कि मैटर क्या है। मैटर वो है जिसमें मास हो और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे। मतलब कि अगर मैं इस पेन को यहाँ रखूँ बोर्ड पे,
तो ये जो भी एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही है कि मैटर है। मतलब मैटर इसका देखो कुछ ना कुछ मास होगा, और इसको अगर मैं कहीं रख देता हूँ तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ में बात। चलिए, मैटर से रिलेटेड आगे जो क्लासिफिकेशन है, मैटर से रिलेटेड आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर है। एक मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो दो बेसिस पर है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक, मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जनरली हम लोग फंडामेंटल स्टेट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक। मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में जनरली फंडामेंटल स्टेट्स जो होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं की हम बात करते हैं। और यही तीन फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं मैटर की। कोई और अगर आपको कोई और स्टेट बताता है तो वो स्टेट्स जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं। मतलब सॉलिड लिक्विड के बीच स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, लिक्विड गैस के बीच इंटरमीडिएट स्टेट। तो मतलब कहने का है कि इन तीन स्टेट्स के बीच की अगर कोई स्टेट्स है तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट्स बोलते हैं। लेकिन जो मैटर है, मैटर की केवल तीन ही फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट सॉलिड, लिक्विड और गैस पे हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे चल के चर्चा करेंगे, वीडियो में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी मोटी मोटी पहले आप समझ जाओ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है जो कि मैटर के फंडामेंटल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। आते हैं मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन पर। मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें मैटर को क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ये मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन है। और इस प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। आगे हम लोग और भी बढ़ा सकते थे कि एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में। कंपाउंड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। बस इतना समझना है कि जो एक मोटा मोटा फ्लो चार्ट बना हुआ है यूनिवर्स के क्लासिफिकेशन, यूनिवर्स के क्लासिफिकेशन का, उसी को हमको समझना है। बात करते हैं जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन आपने देख लिया कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई हुआ है। उसके बाद जो दूसरा है मैटर का क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, वो है मिक्सचर। सबकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, इसकी भी चर्चा अभी हम करेंगे। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो हमने यूनिवर्स से रिलेटेड पढ़ा, यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन, उसमें आपने मोटा मोटी देखा, सब कुछ मैंने आपको बताया। आप फिर से देखना चाहते हैं, फिर से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे ले जाके प्रीवियस करके देख सकते हैं। तो ये रहा इसका। अब इसके डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं, बस एक मिनट बाद। एनर्जी के बारे में आपको बता दिया, मैटर के बारे में आपको बता दिया कि जिसमें मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे वही क्या है, मैटर। अब आ जाते हैं मैटर की थोड़ी डेफिनेशंस पर। मैटर से रिलेटेड जो भी इसका क्लासिफिकेशन है उसकी डेफिनेशंस पर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों क्या हैं, मेटल की फंडामेंटल स्टेट्स हैं। अगर इन तीनों में प्रेशर और टेम्परेचर दो चीज़ हैं, अगर इन तीनों स्टेट्स के लिए किसी भी मैटर का प्रेशर और टेम्परेचर एक नियत हो, कांस्टेंट हो, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पर
और नॉर्मल प्रेशर पर, इन तीनों की बात करें तो एक सॉलिड सॉलिड होगा, लिक्विड लिक्विड होगा और गैस गैस होगा। लेकिन अगर प्रेशर और टेम्परेचर में कोई चेंज किया जाएगा तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, या उल्टा गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्टेबल हैं। अगर प्रेशर और टेम्परेचर ये फिक्स हो जाए, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर ले लिया जाए, तो उस कंडीशन में सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस ये अपने ओरिजिनल स्टेट्स में होते हैं। लेकिन अगर प्रेशर टेम्परेचर में कोई भी चेंज करते हैं तो एक सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, और इसका उल्टा गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा कि सॉलिड्स में क्या होते हैं बेटा। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी मैटर होगा वो माइन्यूट पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल कणों से मिलकर बना होता है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। दैट इज वाई उनके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ही सॉलिड में रिजिडिटी आती है, ठोसता आती है, कठोरता आती है। सॉलिड के बारे में और क्या है, सॉलिड्स जो होते हैं इनका शेप एंड साइज जो होता है वो फिक्स होता है। शेप साइज जो होता है वो फिक्स होता है सॉलिड्स का, ठीक। और क्या होता है सॉलिड्स के, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वो मैटर कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। मतलब मैं कहूँ अगर ये पेन एक सॉलिड है तो इस सॉलिड का एक अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिस पर इसको जब मैं गर्म करूँगा तो ये पेन जो अभी सॉलिड है ये उस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तभी उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और वो धीरे धीरे फिर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड में शेप और साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे मान लो आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर आपने पानी ले लिया, वाटर। अब आपने 1 लीटर पानी लिया, किसी गिलास में रख दिया या बाल्टी में रख दिया, किसी भी जो भी आपका मन करे, आपने पानी रख दिया। अब ये अगर 1 लीटर का है गिलास तो ये कंप्लीटली 1 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। उस कंडीशन में वॉल्यूम 1 लीटर तो फिक्स है उसका पानी का। लेकिन जो शेप की बात करें, साइज, शेप एंड साइज जो है उसकी बात करें तो ये लिक्विड जब इस ग्लास में जाएगा तो इसी ग्लास का शेप ले लेगा, इसी ग्लास का शेप ले लेता है। समझ में आएगा। इसी नाते लिक्विड्स के लिए कहा जाता है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक। सॉलिड्स के एक कंडीशन और है सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स में फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है। सॉलिड्स में फ्लूइडिटी होती है, मतलब सॉलिड्स बहने का गुण रखते हैं, बहना, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, जो भी लिक्विड है उसमें फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी मतलब बहने का गुण होता है। और क्या होता है सॉलिड्स की, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सॉलिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स वो क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड्स का सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। और आते हैं फिर गैस पे बात करते हैं। गैस में जो बेटा पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत कम होता है। दूरी बढ़ जाने की वजह से इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब कम हो जाता है जब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का कम होता है
तो ये फैलने लगते हैं। यही कारण है कि अगर एक कमरा है और उस कमरे में कोई गैस रखी हुई होती है तो धीरे धीरे वो गैस पूरे कमरे में फैल जाती है। और अगर कमरा बंद नहीं है, जैसे मतलब टाइट पैक नहीं है, तो कमरे से बाहर भी गैस चली जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि जब गैस होती है, गैसेस में क्या पाई जाती है, एक्सपेंशन पाया जाता है। गैसेस में एक्सपेंशन मतलब गैसों का एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, फैलती हैं गैसें। समझ में आई बात? तो हमने देखा कि सॉलिड्स में रिजिडिटी होती है, ठोसता होती है, लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है, तरलता होती है, और गैसेस में एक्सपेंशन होती है, फैलने का गुण होता है। सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, लिक्विड का सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, और गैसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत कम, एकदम निग्लेजिबल मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ तक बात समझ में? चलो एक मिनट। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, आगे ये सब आपको पढ़ना है। सॉलिड स्टेट्स पहले था, शायद सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट्स के बारे में। लिक्विड स्टेट्स आपको पढ़ने हैं, गैसेस स्टेट्स भी आपको पढ़नी है, तो आगे वहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, जो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आते हैं। मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन आता है? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब जरा बताओ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस नाम से क्लियर है कि प्योर होते हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटी मतलब कोई अशुद्धि नहीं होती है। यानी अगर कोई मैटर केवल एक जैसे पार्टिकल से बना हो, एक जैसे कणों से मिलकर बना हो, अच्छा कण कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, तो वो पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स हम लोग जब बोलते हैं तो पार्टिकल्स एक कॉमन वर्ड है। इसमें एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, आयंस भी आ जाते हैं, छोटे छोटे और पार्टिकल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से हम जब भी बोलेंगे तो पार्टिकल्स बोलेंगे। क्यों? पार्टिकल्स एक कॉमन वर्ड है सबके लिए। तो कहने का मतलब है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब उनका मास, शेप एंड साइज, ठीक, सब कुछ एक जैसा होता है। इसी वजह से उनको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को आगे क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में बोलते हैं तत्व। एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स, एक ही तरह के एटम्स होते हैं। एक ही तरह के क्या होते हैं? एटम्स, मतलब एक ही तरह के एटम से मिलकर जो बनने वाला प्योर सब्सटेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। कहने का मतलब है कि अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट लेंगे तो हाइड्रोजन एलिमेंट में केवल हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट लेंगे तो ऑक्सीजन एलिमेंट में ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। अब वो अलग चीज़ है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं, आगे मैं बताऊंगा। कहने का मतलब अगर कोई प्योर सब्सटेंस है और उस प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें तो उसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के। बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स एक तरह का कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। एलिमेंट्स में एक ही तरह के पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा तरह के, मतलब एक नहीं, दो, कम से कम दो होने चाहिए, एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स या एक से ज़्यादा तरह के एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। मतलब यहाँ रेशियो जो होता है एलिमेंट्स का फिक्स होता है बाय मास। आगे बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स में जो रेशियो होता है
एटम्स का बाय मास वो फिक्स होता है। जैसे H2O, अगर हम H2O की बात करें तो H2O एक कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? एक। तो एक होता है, कितने एटम है? दो। तो एक, दो बड़े एक हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी में मास निकाल लिया, कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16 एटॉमिक मास। अब इसका एक सिंपल रेशियो अगर निकालें तो सिंपल रेशियो ये हो जाएगा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो जो बाई मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया बाई मास कितना आया? 1:8। ये जो रेशियो होता है ये फिक्स होता है कहाँ? कंपाउंड्स में। कितनी बात समझ में आ गई? और कंपाउंड्स एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से बना है, एक से ज़्यादा तरह के एटम से बना है। और यहाँ पर जो रेशियो है बाई मास एटम का वो क्या है? फिक्स है। पानी कहीं से भी आप उठा लो, नाली का पानी हो, समुद्र का पानी हो, समुद्र का पानी हो, बारिश का पानी हो, झरने का पानी हो, कोई पानी हो, अगर वो पानी है H2O मॉलिक्यूल है तो उसमें बाई रेशियो जो मास होगा, मास रेशियो जो होगा पार्टिकल्स का, एटम्स का, वो क्या होगा? फिक्स। यहाँ तक समझ में आएगा? चलिए आगे बात करते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स दो या दो से ज्यादा तरह के कंपाउंड्स जब एक दूसरे के साथ बिना किसी फिक्स रेशियो के कंबाइन करते हैं, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा तरह के कंपाउंड्स, तो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंस बिना किसी फिक्स रेशियो के कंबाइन करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर। देखो कभी कभी पूछा जाता है कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। तो आपको समझना है कि कंपाउंड्स में दो या दो से ज्यादा तरह के क्या होते हैं? एलिमेंट्स। मिक्सचर्स में क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं? सब्सटेंस। कंपाउंड्स में जो रेशियो होता है बाय मास वो फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स रेशियो मिक्सचर में नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया गया है, इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर और मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब पार्ट्स, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट, जिसके पार्ट्स एक सेम रेशियो में होते हैं। मिक्सचर, अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसके पार्ट्स माने कंपोनेंट्स, कंपोनेंट कहने का मतलब होता है कि जिससे वो बना है, तो जिससे बना है वो कंपोनेंट्स अगर एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, हर फ्रैक्शन में, हर एक भाग में, मतलब जैसे कि हमने चीनी और पानी को मिला दिया, चीनी पानी मिलाने के बाद ठीक जो मिक्सचर तैयार हुआ, उस मिक्सचर के हर एक बूंद में, या हम 10-10 ml करके सैंपल ले लेते हैं। अब उस 10-10 ml का जो सॉल्यूशन का सैंपल होगा उसमें हम देखेंगे कि जो चीनी और पानी का रेशियो है, चीनी पानी का जो रेशियो है अगर वो फिक्स आता है, हम बोलते हैं कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हर एक भाग में, हर एक सैंपल में अगर चीनी पानी का रेशियो फिक्स आता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। बस इसी का उल्टा, अगर रेशियो डिफरेंट आता है, अलग अलग आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसी वजह से हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और जीनियस मतलब पार्ट्स, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का जो रेशियो होता है अगर अलग अलग होता है हर पार्ट में, हर फ्रैक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बाकी की बात आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉज, इसी चैप्टर में जो लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, उनको हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में। थैंक्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप अपना जवाब दीजिएगा, और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि
जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले वो वीडियो